बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। आज का शो लेकर भी आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको तो इल्म है कि पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान अबू धाबी के शेर जैद स्टेडियम में खेला गया सीरीज का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आज पांचवें और आखिरी दिन हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हुआ। इस मैच में श्रीलंकन टीम ने जिस अंदाज से कमबैक किया, क्रिकेट के माहिरीन और नाक़दीन इसे श्रीलंकन टीम की फतह करार दे रहे हैं। हम इस मैच के हवाले से बात करेंगे और इस मैच के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड क्रिकेट कोच जलालुद्दीन से हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम इस प्रोग्राम में आपको भी शामिल करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपना फेसबुक का एड्रेस बताते चलें कि facebook.com/SHWMIB। उसके अलावा आप हमें ट्विटर पर अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं @Mirza Iqbal 80। और उसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं। अगर आप हमें मेल करना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस है sh@expressnews.tv। और आप हमें टेलीफोन कॉल्स के जरिए भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। कॉल करने के लिए पाकिस्तान से बाहर के व्यूअर्स 009221 डायल करके 35803817 पर कॉल करें। कराची से बाहर के व्यूअर्स 021 कराची का कोड डायल करें और उसके बाद 35803817 पर कॉल करें। और कराची के व्यूअर्स 35803817 पर कॉल करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं हम जलालुद्दीन से। जलाल, जिस तरह से पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी डोमिनेंट थी, पहले दिन आप देखें कि श्रीलंका की कुछ इब्तिदाई विकेटें जल्द गिर गईं, फिर उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज पाकिस्तानी बॉलर्स के इरादों की राह में दीवार बनकर हायल हुए। पाकिस्तान ने बैटिंग की, 179 रन की लीड ले ली और फिर उसके बाद श्रीलंका ने जब बैटिंग की अपनी सेकंड इनिंग्स में तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग की और 302 रन पाकिस्तान को टारगेट दिया। ओवरऑल लोग कहते हैं कि ये श्रीलंकन टीम की फतह है। आप एज अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इस मैच को, इस सूरत हाल को किस निगाह से देखते हैं? यकीनन जब इतनी बड़ी किसी टीम को लीड मिल जाए, जैसे आपने कहा 179 की लीड थी टोटल, तो वो एक बहुत बड़ी लीड होती है किसी भी, और टाइम भी उसमें बहुत बाकी था। तो मैं यही समझता हूं कि पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो टेस्ट मैच को जीतने की थी वो लॉस्ट कर दी, उसको जाया कर दिया। और जो आपने बात कही कि श्रीलंका की जीत है, क्योंकि जब इतना मुश्किल मैच बचा लें तो वो जीत के बराबर ही हो जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये एक ऐसा मैच था जो पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, जिस तरह उन्होंने इनिशियली श्रीलंका की टीम को आउट किया। मगर उसके साथ साथ एक हमारी ये हमने अक्सर देखा है कि हमारे अंदर ये एक कमी है कि हम जब मौका को ग्रैब करने की आती है सूरत हाल, वो हम अक्सर लूज कर जाते हैं और हम बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं और बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। क्योंकि रीजन क्या समझते हैं? वजह क्या है? इसकी मेजर रीजन वही है जो एक हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर है और डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट है। उसकी वजह से हम वो इतने सॉलिड नहीं होते, जिसे हम कहते हैं अगर मेंटल साइड पे ले जाए तो मेंटल टफनेस नहीं है। जब तक मैच को जीत ना ले जाए, आपकी एफर्ट्स और आपकी जो भी एबिलिटी है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। मगर हम क्या करते हैं, एक इनिंग हम, टेस्ट मैच तो 2 इनिंग का मैच है, आपको 2 दफा आउट करना, एक दफा कर लिया आउट तो हम बहुत जल्दी उस बात से खुश हो गए और भूल गए कि अभी आगे भी हमने बहुत सारी चीजें करनी है जिसमें दूसरी इनिंग में भी आउट करना है। तो ये एक ओवरऑल सारे क्रिकेट में हमारी जो चाहे डोमेस्टिक हो रही है, इसमें ये चीज बहुत लैक करते हैं हम, और ये एक बहुत बड़ी कमी है एक हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो इसकी वजह बेसिक तो यही है। और फिर हमने देखा ये कि जब थोड़े से डिसीजन मेकिंग आती है ऐसी, जहाँ लेकिन कैप्टेंसी का भी उसी वक्त पता चलता है जब मुश्किल वक्त आए। और 5 for 82 से श्रीलंका 204 कर गया पहली इनिंग्स में। कि ऐसे सिचुएशन को हम ग्रैब नहीं, अब जब डिसीजन लेने होते हैं, बॉलिंग चेंज है, फील्ड प्लेसिंग है, गेम प्लान है, इस पे मैं तफसीली अभी आपसे बात करूंगा। लेकिन प्रोग्राम के पहले कॉलर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, इरफान। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो हम जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो हम वनडे में जो लास्ट ओवर होते हैं, हम किसी ऐसे बॉलर को नहीं दे सकते जो सिर्फ रन रोक ले, बजाय इसके कि वो कोशिश करे कि हम आउट करके और वो मतलब एक छक्के में छक्का पड़ता जाए और हम हार जाए। सोहेल तनवीर को देते तो है इरफान साहब हम आखिरी ओवर्स।
जी, उनमें हमने दिया था, उसमें उमर गुल साहब ने जो दिए, और उनमें आखिरी ओवर जो आपने दिया था उमर गुल साहब को, उन्होंने छक्के पे छक्का, वो आउट करने थे कि हम फिर एक ओवर में 6 के 6 खिलाड़ी आउट कर लेंगे। ठीक, आप पूछना क्या चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम किसी ऐसे खिलाड़ी को हम बॉलर को दे दें कि जो कि मतलब उसको रोक ले, सिर्फ रन रोक ले। ठीक है, मैं आपका सवाल समझ कौन सा गया। बॉलर होना चाहिए? आपकी नजर में कौन सा बॉलर होना चाहिए, बताएं पाकिस्तान की टीम में? जलाल, अब वो कह रहे हैं कि ऐसे, अब आप, अच्छा सब मैं इस पे आऊंगा, लेकिन ये बताइए जलाल, टीम कॉम्बिनेशन, बाज लोगों ने बड़ी हैरानी का इजहार किया कि शान मसूद, उसने अपना डेब्यू किया था, 2 टेस्ट मैचेस खेला है, डेब्यू में उसने 75 रन किए, और 2 टेस्ट मैचेस के बाद अब फिर आपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, अहमद शहजाद को ले आए। यही अहमद शहजाद जब पिछली दफा टीम के साथ थे उन्हें नहीं खिलाया गया। अब अहमद शहजाद और खुर्रम मंजूर ने इनिंग्स ओपन की, अजहर अली को 1 डाउन पोजीशन पर आप ग्रूम कर रहे थे, अचानक आप मोहम्मद हफीज को 1 डाउन पोजीशन पर ले आए। आप इस कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं, जो सिलेक्शन था फाइनल 11 का? देखें, इसको पहले हम थोड़ा पीछे से लेंगे कि इस तरह के इसकी बेसिक वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी होने की जो बेसिक वजह यह है, जो हमारी टीम मैनेजमेंट है या सो कॉल्ड थिंक टैंक्स हैं, उनमें इतनी गेम की नॉलेज नहीं है कि वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट के लिए एक अच्छा प्लेयर हो सकता है। सही। या उसमें क्या स्किल है कि वो T20 या 1 डे या 4 डे क्रिकेट के लिए यूजफुल हो सकता है। ये लैक कर रही है हमारी, जिसे हम थिंक टैंक कहते हैं अपने यहाँ। तो लैक कैसे? क्वालिफाइड कोच नहीं है डेव वॉटमोर? लैक कर रही है, और उसमें फिर और भी चीजें आ जाती हैं। एक तो जो मैं समझ सका हूँ उसमें, एक तो ये उनमें कमी है, दूसरा ये है कि अकोमोडेट करने वाली जो चीज है ना, कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और अकोमोडेट करें टीम में, उसकी वजह से ये खराबी पैदा हो रही है। और ये चीज की वजह से आप देखें कि आप आज तक ना तो कोई कॉम्बिनेशन किसी भी फॉर्म में बना सके। उसकी बेसिक वजह यही है ना कि आपको ये नहीं पता है कौन सा प्लेयर, और आप देख पूल बहुत बड़ा कर लिया। इस पे मैं बात करूंगा, वो बहुत ही ज्यादती करी आपने। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ। अताउल्ला पेशावर से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए अताउल्ला साहब। जी, मेरा सवाल यह है कि आज अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी तेज खेलते, यूनुस खान और मोहम्मद चीज अगर थोड़ा तेज खेलते, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये टेस्ट मैच जीत सकता था। चले, आप पूछना क्या चाहते हैं अताउल्ला साहब? जी, ये पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को तेज खेलना चाहिए था, क्योंकि वो काफी पड़े थे। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जलाल, हफीज तो वैसे ही एक सीरीज के लिए ड्रॉप हो गए थे, उसके बाद उनकी दोबारा वापसी हुई है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज थी, टेस्ट सीरीज मुत्तहदा अरब अमारात में, उसमें हफीज शामिल नहीं थे। आप समझते हैं कि आज वो इस कोशिश में थे कि रन स्कोर करूं, और बाज लोग ये कहते हैं कि हफीज जो है वो मीडियोकर बॉलिंग के सामने ज्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। आप हफीज का रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि हफीज ने किन टीमों के खिलाफ रन स्कोर किए। आप समझते हैं कि हफीज इस वक्त अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से थोड़ा शेल में रहे? आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब उन्हें साउथ अफ्रीका से ड्रॉप किया गया था तो उसके क्या रीजंस थे, क्यों ड्रॉप किया गया था? इसलिए कि उन्होंने रन नहीं किए थे। कौन सी क्रिकेट में? साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में उन्होंने 43 रन स्कोर किए। जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिम्बाब्वे में खेली गई सीरीज के 2 टेस्ट मैचों में 59 रन स्कोर किए, और तो 102 रन 5 टेस्ट मैचों में। इसके बाद कुछ टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। तो सही कर दिया ड्रॉप। हाँ, तो फिर ले क्यों लिया? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसलिए मैं रन 448 रन देखिए, एक यही जो अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो लोग डिसीजन ले रहे हैं रिगार्डिंग टीम कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन, उनको यही नहीं पता कि हमें किस प्लेयर को कब लेना है। वो एक तो वो लॉबी सिस्टम में आ जाते हैं कि हफीज ने अगर वनडे में परफॉर्म किया है तो अब आप फौरन टेस्ट मैच में उसको ले लिया। भाई, वनडे की परफॉर्मेंस में लेना है तो फिर वनडे में ही लोगे ना। जब टेस्ट में तो अभी तक वो फेलियर था उनका, पिछली जब हमने साउथ अफ्रीका की सीरीज देखी और उन्होंने रन नहीं किया, इवन वहां पे भी रन नहीं किए, तो उस फॉर्मेट में तो कहीं उन्होंने रन ही नहीं किए। ठीक है, वनडे में अच्छा किया
वनडे इन्होंने कम बैक किया, तो वनडे क्रिकेट इज टोटली डिफरेंट। सही, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहाँ गड़बड़ हुई। गड़बड़ देखिए, ये गड़बड़ आज से नहीं हो रही, ये ऐसे नहीं हो रही। अजहर अली ने जब इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म किया था तो आपने उसे अननेसेसरीली, क्योंकि एक आपने उसको अपॉर्चुनिटी दी हुई है, टेस्ट मैच में कर रहा है, क्योंकि वो बॉलें ज्यादा कंज्यूम करता है, वो वनडे के लिए सही नहीं है, तो वो उसे वनडे में रोका और अदनान अकमल को रोका, जो कि उस वक्त का बहुत गलत डिसीजन था। बाद में फिर आपने उसे निकाला और फिर अजहर अली को भी निकाला, तो इसका मतलब वहां भी डिसीजन आया। तो आज भी यही हुआ है कि आपने हफीज को सिर्फ वनडे की परफॉर्मेंस में टेस्ट में ले लिया, ठीक है, उसने परफॉर्म करा, जाहिर है वो जब एक टीम में आते हैं यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, तो इसलिए वो अपने लिए गेम खेलते हैं और टीम का कोई इंटरेस्ट नहीं होता उन्हें। जलालुद्दीन कहते हैं अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पसंद नापसंद आखिर पाकिस्तान क्रिकेट को कब तक अपने साथ लेकर चलती रहेगी, ये कहीं पाकिस्तान क्रिकेट को दीमक की तरह न चाट जाए। इस पर हम बात करेंगे, आपकी टेलीफोन कॉल भी लेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स आवर में एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा जलालुद्दीन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में व्यूअर्स को खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेली जाने वाली सीरीज के हवाले से, और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर क्वालिफाइड क्रिकेट कोच जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। जलाल, ब्रेक पर जाने से कबल हम जो बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि जहां जिस खिलाड़ी को वनडे में खिलाना चाहिए उसको हम टेस्ट में खिला देते हैं, वनडे की परफॉर्मेंस अच्छी होती है उसको हम टेस्ट में खिला देते हैं, जो टेस्ट में खेलना चाहिए वो वनडे में खेलता है। जुल्फिकार बाबर की एग्जांपल ले लें, 2 टेस्ट खिलाया उसके बाद वो गायब हो गया। अब्दुल रहमान ट्रैवल कर रहा है, उसको खिला नहीं रहे। कॉम्बिनेशन कौन बनाता है टीम का? डेव वॉटमोर का रोल है, कप्तान का रोल है, सिलेक्टर्स का रोल है, जिनकी हर महीने जो है एक्सटेंशन हो रही है सिलेक्टर्स की। कौन इसको कॉम्बिनेशन को बनाता है? देखिए, प्लेइंग 11 का तो जो टीम मैनेजमेंट है, जिसमें कोच आ गया है, कप्तान है और एक आध सीनियर प्लेयर होता है और मैनेजर है, ये मिलके एक प्लेइंग 11 अमूमन डिसाइड करते हैं। बाकी ओवरऑल सिलेक्शन जो होता है, जो एक टीम का स्क्वाड का, वो तो सिलेक्शन कमेटी करती है विद दी डिस्कशन या ओपिनियन ऑफ टीम मैनेजमेंट। मगर हम देख ही रहे हैं कि चाहे वो टीम मैनेजमेंट हो चाहे वो सिलेक्टर्स हो, आज तक उन्होंने एक पूल तो 25-30 लोगों का बना लिया, मगर ये नहीं उन्हें समझ आ रहा है कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट का है, और वो हर फॉर्मेट में हर प्लेयर को भी खिला देते हैं और बाद पे टैग लगा देते हैं। अब जैसे यूनुस खान है, यूनुस खान टेस्ट मैच में अच्छा कर रहा है, ठीक है ना, जब टेस्ट मैच में अच्छा कर रहा है तो उसको वनडे में नहीं खिलाते कि जी टैग है, वनडे में हम फ्यूचर प्लान और ये हो, और जबकि हफीज ने वनडे में अच्छा किया उसको टेस्ट में लिया है। सही। तो ये एक अजीब व गरीब एक ही पॉलिसी दो तरफ लोगों पे मुख्तलिफ तरह से अप्लाई करते हैं, तो ये बहुत बड़ी खराबी है हमारे यहाँ। और हम या तो हम ये तय कर लें कि हमारे यहाँ जो बेस्ट प्लेयर होंगे वो हर फॉर्मेट में खेल सकता है, सही, जो कि हकीकत भी यही है हमारे यहाँ। मगर हम नकल करते हैं दूसरों की, जो कि 3 फॉर्मेट में अलग अलग टीमें बनाते हैं। हम तो बना ही नहीं सकते 3 फॉर्मेट में, मगर हम बनाते हैं। जब बनाते हैं तो फिर आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि आपको जो है वो तकरीबन उस प्लेयरों के बारे में या वो प्लेयर की क्वालिटी जो है वनडे या T20 में होती है वो आपके साथ अवेलेबल हो और वो उस तरह के डिलीवर कर सके। कॉम्बिनेशन बनाने वाले जो इतने बड़े बड़े अजहान हैं कि सबके जहन काम करते हैं, वो क्या फिर बिल्कुल नाकार हैं? आपके सामने है ना रिजल्ट, तो ठीक है। मैं ये तो नहीं कह रहा, जो चीजें सामने आ रही है कि एक ही प्लेयर को आप, का पता चल रहा है। मैंने अजहर अली की मिसाल दी, अदनान कामरान अकमल की, यूनुस खान की एक मिसाल है, टेस्ट में मुस्तकिल परफॉर्म कर रहा है, आप किस बेस पे उसे कह रहे हैं कि जी वो वनडे में नहीं आ सकता? इसलिए कि कुछ और प्लेयरों को, असद शफीक एक बहुत बड़ी मिसाल मौजूद है, उसको वनडे में जब मर्जी ड्रॉप कर दें जब खिला लेते हैं, और इसी तरह और प्लेयर हमारे पास हैं जो कि वनडे के अलावा टेस्ट भी खेल सकते हैं और टेस्ट के होते हुए वनडे भी खेल सकते हैं, मगर अननेसेसरीली उनको ड्रॉप किया जाता है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें अबू धाबी से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद साहब ने, जिन्होंने इस दश्त की सयाही में एक तवील अरसा गुजार दिया है। कमर अहमद फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले और इस सीरीज को जो कवर कर रहे हैं, जो शारजा का तीसरा टेस्ट मैच होगा, वो कमर अहमद के जर्नलिस्टिक कैरियर का जो है वो 400वां टेस्ट मैच होगा। कमर अहमद ने अभी अबू धाबी टेस्ट भी कवर किया, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम कमर अहमद साहब। हेलो, मेरे ख्याल में कमर अहमद की लाइन थ्रू नहीं हो सकी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। हम दोबारा कमर अहमद को जो है वो टेलीफोन लाइन पर लेंगे, उनसे बात करेंगे। जलाल, जिस तरह से अब ये कॉम्बिनेशन की बात आ गई, बिलावल भट्टी,
सबसे पहले तो फिटनेस की बात कीजिए कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं। डॉक्टर सुहेल सलीम एक अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तनख्वाह ले रहे हैं, प्लेयर जाते हैं, शोएब मलिक अनफिट हो गए, वो चले गए साउथ अफ्रीका। अब्दुल रज्जाक अनफिट हो गए, साउथ अफ्रीका चले गए, वापस बुला लिया गया। उमर गुल उन्हें भेजा गया, वो अनफिट हो गए। मोहम्मद इरफान को खिला दिया गया, वो अनफिट हो गए। प्लेयर्स की फिटनेस के हवाले से आखिर क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है कि उनकी फिटनेस का पता क्यों नहीं चल पाता हमें? देखिए, फिटनेस के तो स्टैंडर्ड सेट हैं जो कि हमारी टीम हार्डली मीट करती है, ठीक है ना। अगर आप एज कंपेयर टू अदर टीम्स करें तो जब वो लेवल ही नहीं होता तो ब्रेक डाउन भी जल्दी हो जाता है। मगर एक प्लेयर ड्यूरिंग द मैच अनफिट तो हो सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मगर एक अनफिट प्लेयर को फिट करार देना ना, ये एक ज्यादती है। और इसमें जैसे शोएब मलिक के साथ हुआ या रज़ाक के साथ हुआ, जो अनफिट थे और वो आगे टूर कर गए फिर वापस आ गए। उमर गुल अनफिट थे, उन्होंने डोमेस्टिक में आगे परफॉर्म किया। एक परफॉर्मेंस पे उनकी, उन्होंने टेस्ट मैच में, एक टेस्ट मैच का एक अलग ही, या वनडे का या इंटरनेशनल क्रिकेट का अलग प्रेशर होता है, वो आप डोमेस्टिक से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। सही। तो उनकी एक डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है जिसकी बेस पे उनको वनडे में शामिल किया गया। ठीक है, उस वक्त यहाँ पे तो मुझे नहीं पता कि उनकी फिटनेस टेस्ट हुआ था उस लेवल का, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एक आपको रिक्वायरमेंट है फिटनेस की। सही। और प्रेशर भी होता है और आपको करना होता है बहुत कुछ, इसलिए आपको लिए फिटनेस वो जो स्टैंडर्ड सेट है उसको मीट करना होता है, जो कि हमारे यहाँ खुद नहीं करते। और खुद मैंने सुना है जो डॉक्टर्स हैं वो खुद ये बात कहते हैं कि जी जो हमारी टीम के डॉक्टर्स हैं कि ये तो उसके करीब भी नहीं आते। ठीक है, एक डॉक्टर को तो सैक भी कर दिया गया, हटा दिया गया, डॉक्टर रियाज अहमद को। डॉक्टर सुहेल सलीम टीम के साथ मौजूद है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद ने। शारजा टेस्ट कमर अहमद के कैरियर का, जर्नलिस्टिक कैरियर का 400वां टेस्ट मैच होगा जिसे वो कवर करेंगे। अबू धाबी में मौजूद है, कमर साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर अहमद साहब। वालेकुम सलाम इकबाल। कमर अहमद साहब, बस 2 टेस्ट दूर रह गए आप 400 टेस्ट मैच मुकम्मल करने के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, अबू धाबी में तो आप मौजूद हैं, इस दश्त की सयाही में एक उम्र गुजार दी है, क्या देखते हैं पाकिस्तान इनिशिएटिव लेकर और फिर उसके बाद उसको कैप्चुलाइज नहीं कर पाया? क्या ओपिनियन है? पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका ने जो आज ड्रॉ किया है, लोग कह रहे हैं श्रीलंका की कामयाबी तस्वुर किया जाए, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसी को कहते हैं टेस्ट मैच। ये टेस्ट होता है स्किल का, नर्व का और कंसंट्रेशन का और टेक्निक का। आप देखें कि तीसरे दिन के खेल के अख्ताम पर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि चौथे ही दिन ये खेल खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। लेकिन जिस तरह से फाइट बैक किया एंजेलो मैथ्यूज ने और प्रसन्ना जयवर्धने ने, उससे पहले संगाकारा ने, तो उसे साफ जाहिर था कि वो बहुत ही आसानी से प्लेट में रखकर ये मैच नहीं देंगे पाकिस्तान को। सही। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी, बड़ी तज्जुब की बात, कि विकेटें अमूमन चौथे 5वें दिन खराब हो जाती हैं और ये विकेट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। बॉल इस पे स्लो स्पिन हो रहा था, बॉल इस पे जो है वो सही तरीके से स्टीम भी नहीं हो रही थी गेंद, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि विकेट के स्ट्रेट हो जाने की वजह से ये इसका पूरा फायदा उठाया श्रीलंका के कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने, जिन्होंने 157 रन बनाए और 63 रन बनाए प्रसन्ना जयवर्धने ने। बड़ी जबरदस्त इन्होंने मैच सेविंग एक तरह की पार्टनरशिप ऐसी की कि पाकिस्तान को चेज करने के लिए उन्होंने 302 रन दिए और बहुत ही मुमकिन था कि पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हो जाती, लेकिन मैच उन्होंने बचा लिया, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा कमर अहमद साहब, पाकिस्तानी टीम मेजबान टीम है, तो होम सीरीज है पाकिस्तान की, तो पिचेस का एडवांटेज तो होम टीम को होता है, क्यों नहीं पाकिस्तान उस एडवांटेज को लेने में कामयाब हो सका? उस तरह की पिचेस क्यों नहीं बन सकी? देखिए, बात तो सिर्फ यह है कि पाकिस्तान का ये होम सीरीज तो है, लेकिन होम अवे फ्रॉम होम है। आपको पता है कि ये पाकिस्तान का होम नहीं है। सही। और जाहिर है कि जिस तरह की ये पिचेस चाहते हैं या जिस तरह का एटमॉस्फेयर चाहते हैं कि बड़े इंटरनेशनल मैच में, वो तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो यानी तमाशाई भी बहुत कम होते हैं, सिर्फ जुमे के दिन जब छुट्टी होती है तो लोग आ जाते हैं मैच देखने। तो एक वो एटमॉस्फेयर, वो फिजा यहाँ पर नहीं है जो पाकिस्तान की होम सीरीज में होती है। सही। लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों जगह विकेटें इस तरह की होती है जैसा यहाँ यूएई में, शारजा, दुबई, अबू धाबी में होती है। ठीक।
और मैं समझता हूँ कि चूंकि ये विकेट पे अजीब तरह से बिहेव कर रही थी पाकिस्तान का, आपको पता है कि परफॉर्मेंस जो है अबू धाबी के विकेटों पे हमेशा बहुत अच्छा रहा है। सही। अभी यानी अक्टूबर के महीने में इन्होंने शिकस्त दिया जनूबी अफ्रीका जैसी हाई रैंकिंग टीम को। सही। तो अच्छा जाहिर है कि पाकिस्तान कमर साहब कथा कलामी होती, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बाद लोग कह रहे हैं कि अब वॉटमोर की दिलचस्पी खत्म हो गई, अगले महीने उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, क्या वॉटमोर का अमल दखल नजर आया? आप तो अबू धाबी में मौजूद हैं, या फिर उन्होंने सब कुछ कप्तान और मैनेजर और वाइस कैप्टन के हवाले कर दिया? नहीं, मैं समझता हूँ कि आप देखें ना कि वॉटमोर जब से इन्होंने ज्वाइन किया है उस वक्त से अब तक, और काफी एक्सपीरियंस वो कोच रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके ज्यादातर रुझान जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे मैं नहीं समझता हूँ कि होगा। अच्छा। उनका रुझान सिर्फ इस चीज पे था, उनका ज्यादातर ध्यान और अटेंशन कि वो कितनी देर इस टीम के साथ सरवाइव करते हैं। ठीक। और उनको ये भी पता था कि ये मार्च तक जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। सही। तो जाहिर है कि दिलचस्पी तो उसको होती है जिसका मुल्क होता है और जिसके अपने लोग होते हैं। बिल्कुल। अमर साहब, आखिरी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, एक जुमले में जवाब दीजिएगा। टीम कॉम्बिनेशन, बाद लोग कहते हैं शान मसूद से पहले इनिंग्स ओपन कराई गई, 2 टेस्ट मैचेस के बाद उसको फारिग कर दिया गया। अहमद शहजाद पिछली दफा टीम के साथ थे, नहीं खिलाया, इस दफा खिला लिया गया। आप खुद भी क्रिकेट खेले, आपकी नजर में एक जुमले में बताइए, सही था कॉम्बिनेशन? लेकिन बहुत अच्छा सवाल किया आपने इकबाल। बात यह है कि टेस्ट क्रिकेटर जो है उसको वहां से निकाल के आप वनडे खिला दें तो वो कामयाबी के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेटर को आप बुला के टेस्ट में खड़ा कर दें तो कामयाबी के चांसेस कम होते हैं। सही। और मैं समझता हूँ कि शान मसूद, अजहर अली, असद शफीक, इनको टेस्ट के लिए रखा गया है और इनको टेस्ट के लिए ग्रूम करना चाहिए। ठीक है। बात यह कि अगर आप मोहम्मद हफीज ने परफॉर्मेंस अच्छा किया, अगर आप देखें कि पिछले 11 टेस्ट इनिंग्स में उनका मजमूई स्कोर 113 है और हाईएस्ट स्कोर 22। जी हाँ, तो ये मैंने बताया है। ठीक है कमर अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अबू धाबी से ज्वाइन किया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद हमारे साथ थे। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कमर अहमद की गुफ्तगू के हवाले से जलालुद्दीन से इनकी राय जरूर मालूम करेंगे। स्पोर्ट्स आवर में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। हम बात करें क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट सीरीज के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड क्रिकेट कोच जलालुद्दीन। ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तान के जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है कमर अहमद साहब से, और उनसे हमने गुफ्तगू की। जलाल से मजीद बात करते हैं। जलाल, जिस तरह कमर अहमद थोड़ी देर पहले उन्होंने आपकी बात को सेकंड कर दिया, आप जो कह रहे थे, यूनुस खान की अगर हम बात करें, यूनुस खान को क्यों नहीं वनडे में रखा जाता? बात जराए तो ये कहते हैं कि उन्हें वनडे का कप्तान बनाकर साउथ अफ्रीका भेजा जा रहा था, उनका पासपोर्ट वगैरह ले लिया गया, उनका वीजा लग गया था और आखिरी लम्हे पर उन्हें एज अ प्लेयर भी टीम के साथ नहीं ले जाया गया। क्या यूनुस खान की ओडीआई टीम में शमूलियत दूसरे लोगों की जगह को चैलेंज करती है, कप्तानी की जगह को चैलेंज करती है? वजह क्या है? यूनुस खान ने 23वीं सेंचुरी अपनी स्कोर की, मियादाद की 24 सेंचुरियां और मियादाद की भी 24, और फिर मोहम्मद यूसुफ और इंजमाम उल हक की 25 सेंचुरियां। तो कैसे देखते हैं यूनुस खान के हवाले से? भाई देखिए, कुछ अर्से पहले एक बात हफीज के रेफरेंस से बात करूं कि जब वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे टेस्ट मैच में खास तौर से, तो एक अजीब व गरीब बात उन्होंने कही, जी मेरी फॉर्म वनडे में तो अच्छी है मगर टेस्ट मैच में अच्छी नहीं है। ये तो पहली दफा सुना है कि किसी की फॉर्म फॉर्मेट वाइज भी खराब होती है। तो जब आप ये बात एक्सपोज हो गई उनके रेफरेंस से कि उनमें कुछ टेक्निकल फ्लॉज हैं जो वो मानने को तैयार नहीं थे कि नया बॉल, लेकिन जब भी नया बॉल जो खेलता है उसकी टेक्निक अच्छा होना जरूरी होती है, क्योंकि वहाँ मूवमेंट होता है और जो बॉलिंग की पिच होती है वहाँ टेक्निकली साउंड होना जरूरी होता है। तो हम अमूमन ये कहते हैं एटलीस्ट ओपनर्स और 1 डाउन तक जो है ना उसकी जो टेक्निक है वो अच्छी होनी चाहिए। टेक्निक ओवरऑल काम नहीं आती, मगर एटलीस्ट जहाँ बॉल मूव कर रहा है, जहाँ नया बॉल है वो। लेकिन यूनुस का वनडे अब मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ ना। मैं पहले ही बताना चाह रहा हूँ कि ये नहीं होता कि आपकी टेस्ट मैच में फॉर्म खराब है और वनडे में अच्छी है, ऐसा नहीं होता। आपकी अगर हफीज की खराब में अच्छी थी, टेस्ट मैच में खराब थी फॉर्म। अब क्या है, अगर हम यूनुस खान को लें कि मुस्तकिल वो परफॉर्म कर रहे हैं, फिटनेस उनकी बहुत से लोगों से अच्छी है, उनको सिंगल प्लेस करना भी औरों से बेहतर आता है, ठीक है ना।
तो यही बेसिक, और वैरायटी ऑफ शॉट्स भी हैं, चलो बहुत ज्यादा नहीं है मगर वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे शॉट्स खेल सकते हैं, वो स्वीप भी कर लेते हैं, कट भी मार लेते हैं और वो तो होना भी कर देते हैं। बिल्कुल होना चाहिए। और उनकी देखे ना आप, किस बात से देख के आप वनडे और T20 और उसका करते हैं, उनकी गेम की देखते हैं ना, एक ही फॉर्म है, उसके पास वो चीज मौजूद है जो वनडे में वो परफॉर्म करते हैं, मगर अननेसेसरीली एक टैग लगा दिया गया। वजह वही है जो आप बता रहे हैं, औरों को अकोमोडेट करना है। ये आएंगे तो जाहिर है जो लोगों को अकोमोडेट करना चाहते हैं उस वनडे क्रिकेट में, उनकी जगह जाहिर है कि वो क्लैश होगा तो ये सीनियर प्लेयर है, इनकी जगह बननी चाहिए मगर नहीं बन रही। इससे हो क्या रहा है? हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, मैं भी थोड़ा बहुत फाइनेंशियली नुकसान का हो रहा है, मगर क्रिकेट का नुकसान। जलाल कहते हैं इससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट सेंचुरियां जो है वो 25 इंतजामुल हक ने बनाई है टेस्ट क्रिकेट में, 24 सेंचुरियां मोहम्मद यूसुफ की और यूनुस खान ने इस अबू धाबी टेस्ट में 23वीं सेंचुरी स्कोर की। तो अब आप देखें कि सिर्फ 2 सेंचुरियों के फासले पर है। एक्सप्रेस न्यूज का कैमरा लोगों तक गया और हमने कुछ वीडियो क्वेश्चन भी लोगों के रखे, देखते हैं कि इस सवाल में लोग क्या पूछना चाहते हैं। जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच हुआ था पाकिस्तान का अबू धाबी में, तो उसमें शान मसूद को क्यों ड्रॉप किया गया था? ठीक है जलाल, आपने सुना शान मसूद को क्यों ड्रॉप कर दिया गया। वो पहले फर्स्ट टेस्ट में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम जीते, जो कमर अहमद कह रहे थे, जबरदस्त पार्टनरशिप थी उसकी, तो क्या 2 टेस्ट मैचेस के बाद खिलाड़ी का टेम्परामेंट हम चेक कर लेते हैं कि नहीं ये टेस्ट लेवल का नहीं है? रीजन क्या समझते हैं इसकी? देखिए, जब आप किसी को खिलाते हैं तो यहाँ पे 2 बातें हो रही हैं जो हमने खुद टीम में रहते हुए भी देखा है। जब एक प्लेयर को खिलाते हैं तो उन्हें ये, यानी नियतों की बात कर रहा हूँ, कि डर होता है कि परफॉर्म ना कर दे, ठीक है ना, क्योंकि वो चाह नहीं रहे होते हैं और उसकी परफॉर्मेंस बेस खिलाना पड़ता है, तो ये डर होता है कि परफॉर्म ना कर दे और इसको मजीद ना खिलाना पड़े। ये पाकिस्तान की टीम है, ये पाकिस्तानी की टीम है, मगर हो ये रहा है। तो शान मसूद को भी जब खिलाया तो कुछ समझ के खिलाया होगा कि ये यहाँ इस लेवल पे काबिल हैं तो खिलाया। अब उसने परफॉर्म कर दी, एक इनिंग अच्छी खेली, वो भी फर्स्ट टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग अच्छी खेली, तो एटलीस्ट उसको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत थी। और वो इज ए साउंड प्लेयर, कुछ थोड़ी बहुत उसके अंदर लैग कर रहा है, वो चीजें वक्त के साथ साथ इंप्रूव होती हैं और वो जिम्मेदारी होती है जो टीम मैनेजमेंट, कोच, सीनियर प्लेयर गाइड करते हैं। मगर इस तरह अचानक ड्रॉप कर देना और ले आता है, ये एक गलत है, इससे ओवरऑल टीम की स्पिरिट खराब होती है। जलाल कहते हैं कि ये समझ में नहीं आता कि अचानक ड्रॉप कर देना, इससे टीम की स्पिरिट खराब होती है। शाहिद असलम जो है वो परफॉर्मेंस कोच के मैनेजर हैं, वो टीम के साथ असिस्टेंट मैनेजर, वो कहते हैं कि मैं हफीज को जो बताता हूं सिर्फ वो हफीज को बताते हैं। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि उनकी बैटिंग में खामियां जो है वो दूर हो जाती है, तो फिर बाकियों के लिए क्या शाहिद असलम टीम के साथ नहीं गए? इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सर, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी हैदराबाद से अदील, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि जो आपने सिलेक्शन के बारे में बात की कि भाई इस प्लेयर को होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। सर देखिए, बात शुरू होती है कैप्टन से। जब कप्तान खुद ऐसे खिलाड़ी खिलाएगा जो उसकी पोजीशन को मजबूत रखे टीम के अंदर, तो वो मुल्क का नहीं सोचता। जैसे ना आप कप्तान को, ये मिर्जा को देख लें, हफीज को देख लें, ये वही खिलाड़ी खिलाते हैं जिसमें इनकी अपनी पोजीशन मुस्तहकम हो कैप्टन के तौर पर, और जिन खिलाड़ी को खिलाते हैं उनकी पोजीशन मुस्तहकम। तो जब तक ये मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे तो सिलेक्शन भी मुल्क के लिए करेंगे। बात ये सर, जब तक ये खत्म नहीं होगी ना, ये मेरिट नहीं आएगी कभी भी, ये यही हालत है। ठीक है अदील, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जलाल, ये ऐसा माजी में होता रहा है जिस तरह से अभी हो रहा है? जैसे अदील कह रहे थे कि अगर अपने आप को मजबूत करने के लिए कप्तान, वाइस कैप्टन अपने मंजूर नजर प्लेयर्स, कुछ कॉन्फिडेंस के प्लेयर को, चले मंजूर नजर ना कहें, कॉन्फिडेंस वाले प्लेयर्स को खिलाए, ऐसा होता रहा है माजी में? कॉन्फिडेंस से क्या मुराद है? जो उनके एतमाद पर पूरे उतरते हैं। देखिए, वो वही लॉबी बात हो गई जो लाइकिंग डिसलाइकिंग हो गई, मेरिट पर सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये फिर लाइकिंग डिसलाइकिंग में, जैसे आपके कुछ अच्छे रिलेशन होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं टीम में, तो आप चाहते हैं कि उनको जितनी कोशिश करते हैं कि वो टीम में रिटेन कर जाएं। अब जैसे हफीज, मिसबा या उमर अकमल या कामन अकमल थे या फिर शुएब मलिक थे, ये थोड़ा सा ग्रुप था
दोस्त थे, ग्रुप नहीं, दोस्ती बहुत थी। दोस्त है, चलिए दोस्ती हम कह लेते हैं। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट तो करते हैं, ये एक नेचुरल सी बात है। मगर मैं ये कह रहा हूँ सपोर्ट जरूर करें, मैं किसी की कॉस्ट पे ना करें। एक अगर प्लेयर उनसे बेहतर है और अच्छा ज्यादा बेहतर है तो उसको पहले मौका मिलना चाहिए। हाँ, अगर बहुत ही कोई बॉर्डर लाइन केस है तो फिर आपका डिसीजन आ जाता है, आपकी एक जिसे कहते हैं वीटो पावर होती है, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मगर जहाँ बड़ा डिफरेंस है वहां पे आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मिसबा अगर कर रहा है। लेकिन एग्जैक्टली मैं टीम में नहीं हूँ, मगर देखने से जो अंदाजा होता है वो यही होता है कि ऐसा हुआ है कभी माजी में, एक जुमले में बताइए। नहीं, ये हमेशा होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा होता है, बहुत देखा है। पाकिस्तान क्रिकेट की ये तारीख है कि इस तरह की चीजें होती रही। बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन से प्लेयर्स आया हुए इसके जरिए? देखें प्लेयर, अब ये तो इस टर्नम में जैसे मुदस्सिर की मिसाल ले दूं, मुदस्सिर है, रमीज राजा हैं, ये सिर्फ लाइकिंग और पर्सनल लाइकिंग और ग्रुप में और दोस्ती यारी की वजह से क्रिकेट ज्यादा खेल गए। मैं क्या बताया जा रहा हूँ, ज्यादा क्रिकेट खेली, जितनी उन्हें नहीं खेलनी चाहिए उससे ज्यादा खेल गए। वो इस वजह खेल गए, वो इस वजह से खेल गए कि वो ये कप्तान से क्लोज, मैनेजमेंट से क्लोज, 10 चीजें और उनके साथ लगी हुई थी, तो उससे बड़ा उससे वो उसकी वजह से उन्होंने वो एडवांटेज ले लिया जो दूसरे नहीं ले सके। जलाल कहते हैं कि इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है, कप्तान के करीब हो, मैनेजर के करीब हो, और अगर खिलाड़ी की कुर्बत ज्यादा होगी तो फिर उसका क्रिकेट कैरियर भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा। वीडियो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, वीडियो क्वेश्चन के देखते हैं क्या सवाल किया गया है। क्वेश्चन ये है कि हफीज खाली एक कमजोर बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट ही स्कोर कर सकता है, या अगर स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप उसके सामने आए तो वो इस तरह परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? जलाल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था इनका। इसके तो जवाब की जरूरत नहीं है, आपके सामने जो डेल स्टेन आता है तो हफीज परेशान हो जाते हैं। देखिए, ये पहले भी मैं बहुत दफा ये बात कर चुका हूँ और फिर रिपीट कर देता हूँ। इस वक्त हमारे पास शायद एक आध इंसान या एक आध और उसको अलग कर ले, बाकी दे आर ऑल एवरेज प्लेयर। एवरेज प्लेयर कब परफॉर्म करता है? जब आइडियल कंडीशन मिले। आइडियल कंडीशन बैट्समैन के लिए क्या होती है? पिच ऐसी हो, फ्लैट पिच हो, बॉलर बहुत क्वालिटी के बॉलर ना लगे हो, फील्डिंग का स्टैंडर्ड वीक हो, तो वो आइडियल हो जाती है एक बैट्समैन के लिए। जो एवरेज प्लेयर है वो वहां परफॉर्म कर देगा। अब आगे मुश्किल कंडीशन, साउथ अफ्रीका चले गए, ठीक है, बॉलर डेल स्टेन है, फील्डर बहुत ज्यादा अच्छे, ऐसे ऐसे कैच पकड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे शॉट रोक देते हैं जो उनके तस्वुर में नहीं है, तो वहाँ उनके लिए परफॉर्म करना। तो जब हम किसी को कहेंगे क्वालिटी प्लेयर है तो वो उस वक्त साबित होता है जब वो हर कंडीशन में जाके परफॉर्म करे, और ये बाय परफॉर्मेंस ही वो चीज साबित कर सकता है, जबानी नहीं। ठीक है, हर कंडीशन में प्लेयर परफॉर्म करे। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। वालेकुम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई। जी, कौन साहब, कहाँ से? इकबाल भाई कमाल गौरी बात कर रहा हूँ, कराची से। जी कमाल गौरी साहब, आपकी मुसलसल कॉल मिल जाती है, क्या कहना चाहेंगे? बस इकबाल भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का टेस्ट जो पाकिस्तान मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में आ गया था, क्योंकि पाकिस्तान टीम वनडे और 20 मतलब बहुत ज्यादा खेल चुकी है और टेस्ट में अचानक प्रेशर में आ गई। हफीज का फॉर्म भी अच्छा था कि पाकिस्तान मतलब में कोशिश कर दो, थोड़ी सी कोशिश कर दो, पाकिस्तान जीत जाता। इकबाल भाई आपको याद होगा जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान को नेशनल स्टेडियम में जो आ रहा था तो मोइन खान बार बार कह रहे थे कि रोशनी कम है, मगर फिर भी इंग्लैंड ने कोशिश की, वो मैच जीत गया था पहली बार। आप दिसंबर 2000 की बात कर रहे हैं, नासिर हुसैन इंग्लैंड की टीम के कैप्टन थे, जब रोजा खुल चुका था, स्ट्रीट लाइट्स रोशन हो चुकी थी और टेस्ट मैच जारी था। उस पर अंपायर स्टीव बकनर पे भी बड़ा एतराज हुआ और पाकिस्तानी अंपायर नजीर जूनियर, मुझे याद पड़ता है वो थे, उन पर भी एतराज हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल गौरी साहब। जलाल, क्या जीत सकते थे हम ये टेस्ट मैच? 302 रन का टारगेट था, 17 ओवर्स पहले मैच खत्म हुआ, 158 रन, 2 खिलाड़ी आउट, और आखिरी 10 ओवर में 19 रन बने। देखिए, आप जिस वक्त इनिंग शुरू हुई तो उस वक्त कितने ओवर थे? 17, और अभी खेले इन्होंने हैं ओवर्स 52 जी, तो 69 70 ओवर, 300 रन 70 ओवर में मुश्किल है। 4 से ज्यादा का एवरेज है, 4 से ज्यादा क्या, हमारा तो 3 के अंदर ही रहता है, जो हमने देखा है क्रिकेट। सही, जो वही एक बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि कम से कम 3 और 3.5 के दरमियान अब टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है। जो अच्छे टीम है वो इस तरह खेलती है। तो हमारा जब 4 से भी ज्यादा का एवरेज हो रिक्वायर्ड, तो वो जहाँ रिस्क लेंगे तो फिर वहाँ हारने का भी चांस हो जाता है। तो मेरा, आपने पहले भी, हम सब ये सोचते हैं कि जो मिसबा थोड़े से डिफेंसिव कैप्टन है तो वो ये रिस्क लेना नहीं चाहते थे। बास टीमें लेती है रिस्क, मुश्किल था, नामुमकिन नहीं था, मगर बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर था जो हमारा हमेशा से ये रहेगा, हम हार से डरते हैं। ठीक है, जब हार से डरते हैं तो ऐसे मैचेस तो नहीं जीत सकते ना। जलाल कहते हैं कि हमें हार से नहीं डरना होगा, उसके अगेंस्ट लड़ना होगा।
आइडियल एग्जाम्पल था इमरान खान का। वो कभी हार से नहीं डरे। और मुश्ताक मोहम्मद भी मुझे याद है, वो भी गैम्बल करते थे न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता। वो गैम्बल करते थे क्योंकि वो रिस्क लेना जानते थे। यहाँ कोई रिस्क ही नहीं लेता। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में एक और ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा जल्दी आपको ज्वाइन करेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा।